हेलो, आई वेलकम यू इन द लेक्चर सीरीज ऑफ लर्न थ्रू क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम लोग यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और हम लोग 15 ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे और उसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे दो टॉपिक्स के, पेपर 1 के दो टॉपिक्स के। और वो टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के, जो कि दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 में आए थे और हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा। सेकेंड लेक्चर में हमने बात की थी डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस को और आज थर्ड लेक्चर हम लोग देखेंगे और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूजीसी नेट 2019 दिसंबर पेपर शिफ्ट 2। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और आज हम लोग फिर 5 क्वेश्चंस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, ए सर्कल हैज सेम एरिया दैट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। So what is the diameter of circle? And there are 4 options. So क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक सर्कल है, ओके, इसका एरिया जो है, एरिया मैंने बताया था जितना वो जगह वो कैप्चर करेगा वो उसका एरिया होगा। जितना जगह उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको हम एरिया बोलते हैं। तो इस सर्कल ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है इस बोर्ड पर, उतना ही एरिया इस स्क्वायर ने भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। समझे? उतना ही एरिया इस स्क्वायर ने भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर यह एरिया ए है तो यह एरिया भी ए है। गॉट इट? और एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो स्क्वायर है उसका डायगोनल कितना है, डायगोनल है 11 सेंटीमीटर। जो डायगोनल है यह कितना दिया गया है, 11 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होता है, 2 अपोजिट कॉर्नर्स को आप मिलाएंगे तो जो लाइन फॉर्म होगी, जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होगी उसको हम डायगोनल बोलते हैं। सो दिस इज 11 सेंटीमीटर। सो अगर हम इस स्क्वायर का साइड ए माने तो ये डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है √2a। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स √2a। वो लोग जो ये फार्मूला नहीं जानते हैं कि ये कैसे आया, उनको मैं बता दूं। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है आपका। अगर इसको मैं नाम दूँ ए, बी और सी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो, और इसको अगर मैं थीटा एंगल लूँ तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर और यह हो जाएगा बेस। यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा बेस और यह होगा हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। सो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ओके, तो हमने देखा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। सो पी की वैल्यू कितनी हुई, ए, और बी की वैल्यू कितनी है, ए। सो पी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ये एच का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2a स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। गॉट इट? सो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × a × a, और ए क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा। हम जानते हैं रूट में जो भी पेयर में होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a√2। तो यहीं से आया है, √2a लिखें आप, या तो √2a लिखें या a√2 लिखें, बात एक ही है। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, √2a। और ये कुछ दिया हुआ है कि आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको, 11 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है हमें 11 सेंटीमीटर। तो √2a कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो ए कितना होगा, 11/√2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? अब हम सेकेंड इंफॉर्मेशन देखते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों का एरिया क्या है, सेम है। इन दोनों का एरिया यहाँ पे क्या दिया गया था, सेम था। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। आर क्या होता है, आर रेडियस होता है। यह रेडियस आर है अगर, तो एरिया जो होगा वो होगा πr² इक्वल्स एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का जो साइड होता है उसका स्क्वायर है इसका, और स्क्वायर का साइड कितना है, ए है। सो दिस विल बी a²। और ए की वैल्यू हमें पता है क्या, ये क्या है, साइड है स्क्वायर का, और इसकी वैल्यू कितनी है, 11/√2। तो इसको अगर हम पुट कर दें, सो दिस विल बी πr² इक्वल्स 11/√2 का स्क्वायर। गॉट इट?
और इन दिस वे इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2। कैसे, तो रूट 2 इंटू रूट 2, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 2 गुने 2, और जो भी पेयर में होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2। सो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 121/2, आर स्क्वायर इक्वल्स 121/2 इंटू पाई। ओके, चलिए फिर ये हो जाएगा 121, और ये हो जाएगा 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और उसको अगर इक्वेट करें हम तो वो आता है 3.14। सो ये हो जाएगा 3.14। सो 121/6.28, 21/6.28 अगर हम करेंगे तो दिस विल भी अराउंड, अगर हम इसको 6 मान लें तो 18 इंटू 6, 19 इंटू 6 114, और उससे कुछ ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 19, इट इज़ अराउंड 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया था और ये सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो आर स्क्वायर इक्वल्स नॉट इक्वल्स, इट इज अराउंड 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो आर इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट 19 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर रूट में करेंगे तो हमें सेंटीमीटर मिलेगा। सो रूट अंडर 19, और रूट अंडर 19 कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का 25, और 4.5 का होता है 45 का अगर करेंगे हम तो ये होता है 2025। ओके, तो 4.5 का स्क्वायर होगा 20.25, और अगर हम करते हैं 4.4 का तो वो होता है 44 का स्क्वायर। अब करें 44 का स्क्वायर कितना होगा, 44 का स्क्वायर होगा ये 176, 17 हाथ में हमारा आएगा, और ये 176, ये अराउंड आएगा 1936। ओके, और इसको मैं सही से चेक कर लेता हूँ एक बार, 1936। ओके, तो ये आएगा 1936, और ये भी अराउंड 19 है। सो ये था 44 का, सो ये था 44 का स्क्वायर। अगर 4.4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 19.36, और ये भी अराउंड 19 रूट, और ये भी अराउंड 19 है। सो आर की वैल्यू होगी 4.4 सेंटीमीटर अराउंड। तो आर हो गया हमारा 4.4 सेंटीमीटर, ये आर हो गया हमारा 4.4 सेंटीमीटर। बट हमें क्वेश्चन में सर्कल का डायमीटर पूछा गया है, ना कि रेडियस। और डायमीटर कितना होता है, डायमीटर ये पूरा लेंथ होता है जो कि 2r के बराबर होता है, 1r + 1r 2r, इसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर दुगना होगा r का, r कितना है 4.4 सेंटीमीटर अराउंड, तो डायमीटर कितना होगा, डबल हो जाएगा 4.4 इंटू 2 8.8। ओके, और 8.8 के आसपास कौन सा वैल्यू है, 8.7 ये करीब वैल्यू है, और ये बहुत दूर है 7.8 और कम हो गया, 15.6 बहुत ज़्यादा हो गया। सो इट वुड आवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं इसको सॉल्व करूँगा विद द सेपरेट वीडियो। सो आप इसे नोट करें और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर सेल्स ए रेफ्रिजरेटर फॉर Rs22,000 एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर है जो कि एक फ्रिज को सेल करता है, रेफ्रिजरेटर को सेल करता है, और वो सेल करता है 22,000 रुपये में, और उसमें उसको 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। इफ़ ही डिजायर्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 18%, व्हाट शुड बी हिज सेलिंग प्राइस। अगर उसे 18% प्रॉफिट करना होता तो उसे वो कितने में बेचता, ये क्वेश्चन है हमारा, और काफ़ी इजी है ये, हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो उसका था, फ्रिज का कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में उसने ख़रीदा था फ्रिज को, वो x था। सपोज कि हमने x था, ओके, फिर हम x को निकालेंगे, मैथ में तो x को ढूंढना ही होता है। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस x था, इस पे उसने कितना का प्रॉफिट किया, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस SP, वो क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस था प्लस सेलिंग जो हो था वो क्या था, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस था
प्लस उसने जो 10% का प्रॉफिट लिया, उन दोनों को जोड़ने पे सेलिंग प्राइस हमें मिलेगा। समझ में आ रही है बात? सपोज कीजिए कोई दुकानदार, कोई आम वाला, आम का सीजन है अभी, 70 रुपये के जी आम बेच रहा है। ओके, 70 रुपये पर किलोग्राम आम बेच रहा है और उसने 50 रुपये में ख़रीदा हुआ है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस उसका हो जाएगा 50 रुपया प्लस प्रॉफिट जो उसने 20 रुपये कमाया, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70 इक्वल्स 50 जो कि कॉस्ट प्राइस है प्लस 20 जो कि प्रॉफिट था इन केस ऑफ आम। बट हमें यहाँ फ्रिज की बात करनी है तो करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमें x माना है, x प्लस 10% ऑफ x। और सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस हमें मालूम है, इट इज़ 22,000। गॉट इट? चलिए, दिस इज x। परसेंट का मतलब मैंने बताया था कि आप बाई 100 कर देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना, और ये कट जाएगा और ये कितना मिलेगा आपको? x प्लस एक्स बाई 10। गॉट इट? चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 22,000, एक लाइन में दो इक्वल कभी नहीं लिखते हैं, एक इक्वल हो चुका है तो यहाँ पर और लिखेंगे हिंदी में या 22,000। ओके, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 10 और 1 का एलसीएम 10, सो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस x इक्वल टू 22,000। 10x प्लस x 11x, इसको 10x स्क्वायर मत कर दीजिएगा। ओके, x को आप मान लीजिए सेब एप्पल, सो 10 एप्पल और इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, सो 10 एप्पल प्लस 1 एप्पल 11 एप्पल। ओके, तो 11 एप्पल, एप्पल किसको माना था हमने? x को माना था बाई 10, और हमें क्या मिल जाएगा इस तरह? 22,000 इक्वल्स 11x बाई 10। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 10 इधर आ जाएगा, तो 22,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11, तो ये कटेगा कितने में? 2,000 से। 11 इंटू 2 22 और 3 जीरोज है यहाँ पर, 3 जीरोज आ जाएंगे। सो ये हो गया x की वैल्यू, इसलिए x हमें कितना मिला? x हमें मिला 20,000। तो जो फ्रिज था दुकानदार ने कितने में ख़रीदा था? उसने ख़रीदा था 20,000 रुपये में, बेचा कितना? 22,000 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ? 10%, बट वो चाहता है कितना प्रॉफिट? 18% का प्रॉफिट। सो न्यू कॉस्ट, सो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी? प्राइस फॉर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 18%। तो न्यू सेलिंग प्राइस होगा, न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, जो सेलिंग प्राइस क्या होता है? जितने में उसने खरीदा प्लस जो उसने प्रॉफिट रखा। सो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमें? कॉस्ट प्राइस 20,000 है और प्रॉफिट कितना है? 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस हमारी 20,000 है, तो 20,000 प्लस परसेंट का मतलब डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा। ओके, सो 20,000 प्लस 18 इंटू 20 360, सॉरी 18 इंटू 200 3600, सो इतना हो जाएगा 23,600 RS। सो आंसर क्या होगा हमारा? A। ओके, तो इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cities P and Q are 360 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो शहर हैं P और Q और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर। ओके, ए कार गोज फ्रॉम P to Q विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू P विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक कार जो है P से Q जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और रिटर्न करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार? तो कार की एवरेज स्पीड क्या होगी? ये क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, और जनरली क्वेश्चन में यही पूछा जाता है एवरेज स्पीड। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन के जस्ट इसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप स्पीड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे। ओके,
तो शुरुआत करते हैं हम पहले। जो यहाँ वर्ड यूज किया गया है किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हम समझते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 40 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि कार जिस स्पीड से जा रही है अगर उसी स्पीड से चले तो वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगी, 40 किलोमीटर। ओके, उसी तरह जो कार रिटर्न आ रही है, इसी तरह जब कार रिटर्न आ रही है तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस मूव करेगी। आगे देखते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, तो देखिए जब आप बाइक चलाते होंगे अगर, या बाइक कार कहीं बैठे होंगे कभी भी, तो हमारी गाड़ी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से कभी नहीं चलती है। कभी अगर सड़क खाली मिलेगी तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर कहीं भीड़ होगी तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। ओके, तो सपोज कीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और सपोज डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, आपको 10 मिनट लगता है बाइक से। ओके, तो इस दौरान आपकी बाइक की स्पीड कभी 40 भी होगी, 40 मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर, कभी आपका स्पीड 35 किलोमीटर होगा, कभी 30 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। थोड़ी देर के लिए आप कभी रुके भी होंगे बीच में, तो आपकी स्पीड उस समय 0 किलोमीटर पर आवर होगी। बट ओवरऑल आपने क्या किया कि 5 किलोमीटर का सफ़र आपने ओवरऑल 10 मिनट में तय किया, तो यह आपकी एवरेज स्पीड बताता है। एवरेज स्पीड मतलब कि आपने कितना डिस्टेंस टोटली कितने टाइम में तय किया। तो एवरेज स्पीड का मतलब होगा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया बाई टोटल टाइम, जितना आपने इस डिस्टेंस को कवर करने में लिया। ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन, यही एवरेज स्पीड का मतलब होता है। और इसको आप पूरी तरह मेमोराइज कर लीजिए, केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप, तो आप स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी। ओके, यही एक कॉन्सेप्ट है बस। गॉट इट, इसको आप ध्यान रख लीजिए। और ये काफ़ी आसान है। एवरेज स्पीड इक्वल्स जस्ट टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लिया। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उसने टोटल टाइम कितना लिया, उसका रेशियो कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एवरेज स्पीड। तो इसको आप मेमोराइज कर लें। दिस इज द पैनेसिया फॉर द ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पीड एंड डिस्टेंस। चलिए, तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 सिटी है पी और क्यू, तो ये मेरी पहली सिटी हो गई, तो ये मेरी पहली सिटी हो गई पी और ये दूसरी सिटी हो गई क्यू। ओके, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर है। यहाँ पर दिया गया है कि पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। ओके, और एक कार है, जो कार है यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, एंड आई एम नॉट वेरी मच गुड इन स्केचिंग, सो इसको आप कार एज्यूम कर लीजिए। चलिए, इसको मैं कुछ अच्छा बना देता हूँ। और तो एक कार है जो यहाँ से यहाँ मूव करती है, कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ओके, और स्पीड क्या होता है, जनरली स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ओके, एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, जनरल स्पीड मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। तो जब P से Q जब जाता है बॉडी, फ्रॉम P टू Q, तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया, डिस्टेंस उसने तय किया 360 किलोमीटर। टाइम कितना लगा हमें नहीं मालूम, हम टाइम T1 मान लेते हैं कि P से Q जाने में टाइम T1 लगता है। का टेक्स टाइम T1 टू गो फ्रॉम P टू Q। ओके, तो टाइम हमने T1 मान लिया। स्पीड कितनी थी इसकी, 40 किलोमीटर पर आवर। जाते समय उसकी स्पीड थी, ए कार गोज फ्रॉम P टू Q विथ 40 किलोमीटर पर आवर। सो ये आपका हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हम T1 को इधर शिफ्ट करेंगे, चूँकि T1 हमें निकालना होगा। और T1 क्यों निकालना है हमें, क्योंकि हमें टोटल टाइम चाहिए। कार जब P से Q गई तो उसने कुछ टाइम लिया होगा, और जब Q से P आई तब भी उसने कुछ टाइम लिया होगा। P से Q जब गई तो मैंने माना कि उसने टाइम T1 लिया, और जब Q से P उसने रिटर्न किया तो उसने टाइम T2 लिया। तो टोटल टाइम कितना होगा,
T1 प्लस T2। सपोज कि उसे जाने में 3 घंटे लगे थे और उसे आने में 2 घंटे लगे, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 3 + 2 5। उसी तरह हमने टाइम T1 माना जाते समय और आते समय टाइम T2 माना, तो टाइम कितना हुआ टोटल? T1 प्लस T2। तो T1 हम यहाँ निकाल रहे हैं और T1 कितना हो जाएगा? 360 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये 40 × 9 360। किलोमीटर से किलोमीटर भी कैंसिल हो जाएगा, ये आवर ऊपर चला जाएगा। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप यूनिट छोड़ सकते हैं। टाइम जो है यहाँ आवर में दिया गया है तो आवर में निकलेगा, तो 9 आवर। तो T1 हमें कितना मिल गया? 9 आवर। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। जब कार आपका रिटर्न कर रहा है, ये हमारा डिस्टेंस था P से Q। अब कार क्या है, यहाँ से यहाँ रिटर्न कर रही है। कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये जा कितने स्पीड से रही थी? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आ कितने से रही है? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। यानी कि आते समय उसकी स्पीड तेज है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी कि वो कम समय में पहुंचेगी। अगर जाते समय टाइम उसको 9 आवर लगे हैं तो आते समय 9 आवर से कम लगेगा, और ये अराउंड 6 और 7 आवर होना चाहिए। देखते हैं हम इसको। स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, और स्पीड कितनी है इस बार? 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही 360 किलोमीटर। जितना जाने में उतना डिस्टेंस कवर किया था, आने में उतना ही करेगा। और टाइम क्या है? इस बार हमने T2 माना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। इस बार T2 क्या होगा? कार टेक्स टाइम T2 टू कम फ्रॉम Q to P। ओके, तो ये टाइम T2 हो गया। तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। सो 360 डिवाइडेड बाई 60, और ये मिला 6। सो ये हो गया 6 आवर। तो T2 हमें मिला 6 आवर। स्पीड अब हम आसानी से निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम उसको कितना लगा? 9 + 6 15 आवर्स। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 360 किलोमीटर। ओके, नहीं, डिस्टेंस उसने 360 किलोमीटर नहीं कवर किया है। डिस्टेंस उसने कवर किया है, ध्यान से समझिए, मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो P से Q जाने में फर्स्ट पार्ट में उसने डिस्टेंस कवर किया था 360 किलोमीटर, बट जब Q से P आया तो भी तो उसने डिस्टेंस कवर किया है, सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर। सपोज कीजिए जब वो घर से निकला, उसका ऑडोमीटर यानी कि जो मीटर होता है गाड़ी में, उसने 0 कर दिया उस समय। तो जब वो P से Q पहुंचा तो उसका ऑडोमीटर कितना शो करेगा? 360 किलोमीटर। और जब वो Q से P रिटर्न आ जाएगा तब उसका गाड़ी का ऑडोमीटर कितना शो करेगा? 720 किलोमीटर। क्यों? 360 किलोमीटर जाने में लगा, 360 किलोमीटर आने में लगा। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा हमारा? एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 360 प्लस 360, और टोटल टाइम 9 + 6। आप इसको मत काट दीजिएगा, आप पहले ऊपर का कंप्लीटली ऐड करेंगे। ये कितना हो गया? 720 किलोमीटर। ये कितना हो गया? 15 आवर। और इसको जब आप कट करेंगे, सो 15 × 4 60, और वी आर लेफ्ट विथ 12, सो 120। 15 × 8 120, 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आंसर हमारा हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। और रीजन इसके पीछे यह है कि स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड 4-5 फार्मूले हो जाते हैं अगर शॉर्टकट ट्रिक की बात करें। और जब आप फार्मूला से बनाने जाएंगे तो 4-5 फार्मूला में हो सकता है आप गलत फार्मूला यूज कर दें, आपको उस समय ध्यान ना आए और आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाए। आप उस फार्मूला से निकालेंगे, अगर आप गलत फार्मूला भी यूज करेंगे तो वो भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा क्वेश्चन, और इस तरह आप गलत टिक करके आ जाएंगे। सो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि फार्मूला के थ्रू आप जाएँ। और रही बात कम टाइम में बनाने की, तो इसको भी आप कम टाइम में बना सकते हैं। आपकी एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये हमें पता है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? P से Q गया 360 किलोमीटर, Q से P आया 360 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 720 किलोमीटर। अब टाइम निकालना है, तो 360 किलोमीटर जब जाते समय उसकी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चल रहा है वो? P से Q जाने में 40 किलोमीटर पर आवर। 360 किलोमीटर कितने टाइम में तय करेगा वो? 9 आवर में। 40 × 9 360, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 आवर्स में
80 किलोमीटर, 3 आवर्स में 120 किलोमीटर, और इसी तरह 9 आवर्स में 360 किलोमीटर। तो हमें टाइम T1 मिल जाएगा। इस तरह हमें जाने का समय मालूम चल गया, 9 आवर्स लगा उसे। आते समय 60 की स्पीड है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगे। सो 9 + 6 15 आवर्स हो गया। और इस तरह हमें टाइम मालूम चल गया 15 आवर। टोटल डिस्टेंस था 720/15 निकालेंगे आप 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सो इस तरीके से भी आप निकालने में आपको मुश्किल से 30 सेकेंड्स लगेंगे आफ्टर सम प्रैक्टिस। और स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड और क्वेश्चन हम करेंगे, और आपकी धीरे धीरे स्पीड भी बन जाएगी अगर स्पीड आपकी अच्छी नहीं है तो। ओके, सो अभी जो आपकी स्पीड अगर होगी 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन आपका 20 to 30 सेकेंड्स में भी सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते आप कुछ प्रैक्टिस करें। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द टर्म x इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दी गई है जिसमें आपको 6 टर्म्स दिए गए हैं, और आपको 7 टर्म्स जो कि x है उसे निकालना है। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 104, 102, 18 एंड 110। जैसा मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो एक खास पैटर्न के अनुसार लिखे गए होते हैं, उनके पीछे एक प्रॉपर्टी होती है, और जस्ट आपको उस प्रॉपर्टी को पहचानना होता है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। सो ये सीरीज है 2, 9, 20, 35, 54, 77, और लास्ट टाइम आपको निकालना है। जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहला स्टार्ट करेंगे चेक करना कि ये डिवीजन हो पाता है कि नहीं। तो डिवीजन करेंगे तो ये 4.5 मिलेगा, ये डिवीजन करेंगे तो कुछ मिलेगा। आपको नेचुरल नंबर तो नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर मिलता है तो वो मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होने के चांसेज हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, कुछ रेशनल नंबर्स मिलेंगे, तो हम डिवाइड, तो ये डिवाइड से सॉल्व नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या होगा? 9 और 2 का डिफरेंस 7। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? 20 और 9 का 11। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? 15। और जब भी आप डिफरेंस लेंगे पैटर्न आपको मिलने के चांसेज होते हैं। ये 19 और यह 23। तो देखते हैं क्या कोई पैटर्न है। यस, देयर इज पैटर्न। 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, और 23 + 4 क्या होगा? 27। और क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म में ये ऐड हो रहा है तो सेकंड टर्म मिल रहा है, सेकंड टर्म में यह ऐड हो रहा है तो थर्ड टर्म मिल रहा है, थर्ड टर्म में यह ऐड हो रहा है तो फोर्थ टर्म, फोर्थ में यह ऐड हुआ तो फिफ्थ टर्म, फिफ्थ में यह ऐड हुआ तो सिक्स टर्म, और सिक्स में यह ऐड होगा तो सेवन टर्म। सो क्या होगा ये? 77 + 27, 77 + 27, 7 + 7 14, हमारे हाथ में आया 1, 1 + 7 8 + 2 10, 104। सो 104 ये तो फर्स्ट ऑप्शन, और ये ये आंसर हो गया हमारा 104। काफ़ी आसान था। और सीरीज के क्वेश्चंस जस्ट आपको पैटर्न ढूंढना होता है, और एक बार आपने पैटर्न पकड़ लिया तो ये काफ़ी आसान होता है। तो आप इसे नोट करें। ऐसे आई थिंक कि नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह क्वेश्चन अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं तीनों लेक्चर्स में, 2 लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं और ये थर्ड लेक्चर, उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। मुझे काफ़ी पसंद आया और काफ़ी लॉजिकल भी है, अभी तक के सारे क्वेश्चंस में सबसे लॉजिकल। और ये क्वेश्चन है द कन्वर्ज ऑफ ऑल कैट्स आर मैमल्स इज, मतलब एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है ऑल कैट्स आर मैमल्स, और ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि सारे जो कैट्स होते हैं वो मैमल्स होते हैं, यानी कि सारी बिल्लियाँ स्तनधारी होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट भी देखने को मिल सकता है जो कि ट्रू नहीं हो। जैसे यहाँ तो ये ट्रू था, बट कभी कभी आपको ऐसा मिल सकता है कि जो ट्रू ना हो। जैसे आपको मिल सकता है ऑल बर्ड्स आर लायंस, कि सारी चिड़िया जो हैं वो शेर हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। ये कहानी लगभग 2011-12 की है। मैं उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैं जब छुट्टियों में घर आया था तो मेरे भाई और उनके कुछ फ्रेंड्स ये इस टाइप के क्वेश्चंस, वो बैंकिंग की तैयारी करते थे, तो वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ओके, और उसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे। तो जब मैंने रैंडमली उठा कर देखा, उसमें लिखा था कुछ बिल्लियाँ शेर हैं, तो कुछ खरबूजे तरबूज हैं। मैंने कहा ये कैसा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन गलत है। उस समय मुझे नहीं पता था कि शैलोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, उनको आप मीनिंगफुल लेकर नहीं चलेंगे। जस्ट जो बोल रहा है उसे आप सुन लीजिए, जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो आपसे आप सुन लीजिए, उसे मान लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसमें लॉजिक ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। तो मेरा कहना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है उसे आप लॉजिक से रिलेट नहीं करेंगे कि
ये जो स्टेटमेंट है सही है या गलत है। यहाँ हो सकता है आपको देता ऑल कैट्स आर लायंस, ये भी बोल सकता था कि ऑल कैट्स आर पैरट्स। सो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, स्टेटमेंट दिया गया उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए मैं कैट्स को मान लेता हूँ सी और मैमल्स को मान लेता हूँ एम। तो अब ये क्वेश्चन हो गया आपका ऑल सी आर एम। ओके, ऑल सी आर एम। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें देखना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसको मैच करता है। ओके, तो अब हम ऑप्शंस भी चेंज कर लेंगे इसको इसके आधार पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सम एम आर नॉट सी। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो एम आर सी। और आप भी कोई क्वेश्चन हो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे जिससे क्लैरिटी मिलेगी आपको। सी सम एम आर, तो सम एम आर सी। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल एम आर सी। सो हमने क्वेश्चन से कैट और मैमल्स को रिमूव कर दिया। अब हमारा सी और एम के फॉर्म में है। अब कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि ये जो स्टेटमेंट है सच है या झूठ। चलिए, सो ऑल सी आर एम। तो अगर मैं ये एम का चार्ट बना लूँ और जितने सी हैं सब उसके अंदर हैं, जितने भी सी हैं सब एम के अंदर है। ऑल सी आर विद इन एम। ऑल सी जितने भी सी हैं वो एम है। मतलब ये होगा पूरा चार्ट एम का है। ये पूरा चार्ट अगर मैमल्स का था, ओके, तो जो कैट है उसके अंदर आएगी। मैं क्योंकि कैट भी एक मैमल है तो ये इसके अंदर आएगी। तो कैट्स आर मैमल्स, ऑल सी आर एम्स। ओके, तो ये हमारा इसका पिक्टोरियल व्यू हुआ। अब हम आते हैं सम एम आर नॉट सी। कुछ एम जो है वो सी नहीं है और हम उन्हीं स्टेटमेंट को सही मानेंगे जो आपको 100% सियोरिटी दे। या समझ लीजिए, जो आपको 100% सियोरिटी दे उसी को आप टिक करेंगे। सो सम एम आर नॉट सी, कुछ एम सी नहीं है, कुछ एम जो है वो सी नहीं है। इस ऑप्शन को देखने से पहले कुछ हम ऑप्शन बाकी देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नो एम आर सी। कोई एम सी नहीं है, कोई एम सी नहीं है। एम क्या है, ये टोटल पार्ट है। एम जो है ये टोटल पार्ट है। ओके, तो उसी एम के अंदर ये सी है। तो एम का कुछ हिस्सा सी में तो है, एम का कुछ हिस्सा सी में है। कितना है नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। सो नो एम आर सी, ये क्या बोलता है, कोई एम सी है ही नहीं। बट हम क्या देख रहे हैं, एम का कुछ पार्ट तो सी है। ये अगर एम ये पूरा सर्कल था, ये उसका एरिया था, तो सी ने कुछ कवर किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपसे, सम एम आर सी। कुछ एम जो सी हैं, कुछ एम जो है वो सी हैं। कुछ एम, तो एम का कुछ हिस्सा सी है। यस, एम का कुछ हिस्सा सी है। तो ये हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन। आगे देखते हैं, ऑल एम आर सी। ऑल एम आर सी क्या कह रहा है ये, कि जितने एम है वो सब सी हैं। जितना भी एम का पार्ट है वो सब सी है। तो क्या ऐसा है क्या? अगर इसको हम ये जो स्टेटमेंट दिया गया उसको मान लें तो ये बोलता है कि ऑल कैट्स, तो ये बोलता है ऑल मैमल्स आर कैट्स। जितने भी मैमल्स हैं वो सारे कैट हैं। नहीं, इंसान है, मानव, वो भी मैमल है। और यहाँ पे क्या बोला, ऑल मैमल्स आर कैट, यानी सारे आदमी क्या हैं, बिल्लियाँ हैं? नहीं, ऑल मैमल्स आर नॉट कैट्स, सम ऑफ द मैमल्स आर कैट्स। तो कुछ मैमल्स, सारे मैमल्स में कुछ मैमल्स जो हैं वो बिल्लियाँ हैं, कुछ मैमल्स कुत्ते भी हैं, कुछ मैमल्स इंसान भी है, कुछ मैमल्स हमारे गाय, भेड़, बकरी सब है ये सब। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सारे एम सी नहीं है, सारे मैमल्स कैट नहीं है। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, सम एम आर नॉट सी। कुछ एम जो हैं वो सी नहीं है। ये स्टेटमेंट बोलता है कुछ एम जो हैं वो सी नहीं है, कुछ एम सी नहीं है। आपको फिगर देख के लग रहा होगा कि कुछ एम जो है वो सी में है, यानी कि कुछ एम सी के अंतर्गत आता है और कुछ नहीं भी आता है। ओके, फिगर देख के आपको लग रहा होगा ये। बट क्या आप 100% श्योर हैं? हो सकता है कि सारे के सारे जो सी है वो एम है और सारे सारे एम भी सी हो।
अगर ये स्टेटमेंट में ध्यान ना दें कि ये सच है कि गलत है। ओके, अगर सारा सी एम है तो ऐसा हो सकता है कि सारे एम भी सी हो। समझ में आ रही है बात? ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एम भी सी हो। अगर आप कैट्स और मैमल्स को भूल जाएं, इसलिए मैंने बोला था भूल जाओ उसे, उसको आप भूल जाओ, उसको ध्यान नहीं देना है कि ये कैट्स है कि मैमल्स से क्या लिखा हुआ है। आप केवल उसे सी और एम के फॉर्म में कर लें तो सारे सी एम हैं। उसी तरह सारे एम भी सी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। हो सकता है कि सारे के सारे एम सी हो सकता है कुछ सी हो, बट हमें ये कंफर्म नहीं पता है। इस केस में हमें कंफर्म पता था कि कुछ ना कुछ एम तो सी होगा, हो सकता है वो सारे एम सी हो सकता है कि सारे के सारे एम भी सी हो। तो इस स्टेटमेंट को भी हम क्रॉस करेंगे। समझ में आ रहा है? जब तक आपको 100% क्लैरिटी ना मिले तब तक आपका आंसर वो नहीं होगा। इसमें हमें लग रहा है फिगर देख के कि एम का कुछ पार्ट सी है और कुछ पार्ट सी नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता था कि ये एम हो और यही सी हो, यही एम हो और यही सी हो। समझ में आ रही है बात? तो उस केस में आप अगर लिखते हैं सम एम आर नॉट सी तो गलत हो जाता, और इस केस में भी ये वैलिड है अभी भी। सम एम आर सी, कुछ जो एम है वो सी है, एक्चुअली सारे एम ही सी हैं इस एग्जाम्पल में, तो ये तब भी वैलिड रहेगा, तब भी ये सही रहेगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। इन केस आपको अगर समझ में नहीं आया, ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, तो आगे हम पेपर्स करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि जून 2019 का होगा, दिसंबर 2018, जून 2018 एंड सो ऑन। उन सारे पेपर्स में फिर हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जब हम वो क्वेश्चंस करेंगे तो अगर आपका थोड़ा डाउट अगर रह गया है वो क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर दिसंबर 2019 के सेकेंड शिफ्ट का डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन देखेंगे, वो भी 5 क्वेश्चंस हैं और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।